दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अटेंशन पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सीटेट प्राथमिक स्तर के पर्यावरणीय अध्ययन विषय पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनको हल करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है पूर्व और पश्चिम। ऑप्शन नंबर 2 है पश्चिम और पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 4 है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। अब लगभग सभी लोग नक्शा जानते होंगे देखना, और आप बिहार की पोजीशन देखिए। बिहार से खड़े होकर के आप जम्मू कश्मीर देखें और गोवा की स्थिति देखें, तो पूर्व और पश्चिम में तो होगा नहीं, पूर्व और पश्चिम में होगा नहीं, क्योंकि बिहार पूर्व में है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, और पश्चिम और पूर्व ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि गोवा पूर्व में नहीं है। फिर उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, तो ये जो जम्मू कश्मीर है वो हमारा उत्तर पश्चिम में है और गोवा जो है दक्षिण पश्चिम में है, तो इसलिए हमारा ये विकल्प 3 सही हो जाएगा। और ये दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? अब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि हो। ऑप्शन नंबर 2 है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। ऑप्शन नंबर 3 है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 4 है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है। तो ये क्षेत्रफल और टेम्परेचर यानी तापमान दोनों पर निर्भर करती है। अगर क्षेत्रफल अधिक रहेगा और तापमान अधिक रहेगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा। अगर क्षेत्र कम है, क्षेत्र कम है और तापमान में वृद्धि है, तो उतना तेज वाष्पीकरण क्रिया नहीं होगी जितना क्षेत्रफल और तापमान दोनों अधिक पर होगा। इसलिए सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि ये तो होगा नहीं। फिर अगला है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये टेम्परेचर घट रहा है। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, ये भी नहीं होगा। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, स्थानों, दूरियों, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। दिशात्मक कौशल, मानचित्रण कौशल, स्थितीय कौशल या ग्राफिक कौशल। तो ग्राफिक कौशल से आप स्थान और दूरी नहीं देख सकते। स्थिति स्किल से भी आप स्थान, दूरी और दिशा नहीं देख सकते हैं। ना दिशा से दूरी और स्थान देख सकते हैं। लेकिन मानचित्रण कौशल ऐसा है कि जिसके सहारे हम स्थान भी की स्थिति समझ सकते हैं, दूरी समझ सकते हो, दिशा, यानी तीनों चीज हम समझ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरण कृषि की प्रथा है? तो इसको लगभग सभी लोग जानते होंगे कि स्थानांतरण कृषि जो पद्धति है यानी झूम खेती जो है,
दक्षिणी क्षेत्र में नहीं होती है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में नहीं होती है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में नहीं होती। कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ये असम में अधिक होता है, मेघालय, असम। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं देखना है, आप देखिए। ऑप्शन नंबर 1, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है ये पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। ऑप्शन नंबर 3, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, बांध स्वदेशी लोगों को उनकी नदी आधारित जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो इसमें सत्य नहीं है, जो होगा ऑप्शन नंबर ए, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? तो इसमें है नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2, मीथेन, नंबर 3, जलवाष्प। तो इसमें कौन सा है, आप लोग बताइए। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी गैसें जो है ग्रीन हाउस। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में शीत मरुस्थल मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? शीत मरुस्थलों में गर्म, ग्रीष्म और अत्यधिक ठंडी सर्दियां होती हैं। शीत मरुस्थल हिमालय की वर्षा छाया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3, शीत मरुस्थलों में हवा बहुत पतली है। और ऑप्शन नंबर 4, शीत मरुस्थल बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका कौन सा सही होगा? शीत मरुस्थल मानसून से प्रभावित। प्रश्न संख्या 9 है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर 1 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 3 है सल्फर। ऑप्शन नंबर 4 है क्लोरीन। तो इसका जिम्मेदार गैस जो है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किसने बनवाया गोलकुंडा किला, किसने बनवाया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 चोल वंश, ऑप्शन नंबर 2 चालुक वंश, ऑप्शन नंबर 3 काकतीय वंश, ऑप्शन नंबर 4 पल्लव वंश। तो इसका सही उत्तर होगा काकतीय वंश। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम प्रति ml घनत्व तथा 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो ये घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर, घनत्व को हम D से लिखते हैं, D बराबर, और फिर द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं और आयतन को हम v से लिखते हैं। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो यहाँ जो लिखा है घनत्व जो है 15 दिया है और द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है यम आप लिख दीजिए। आयतन आपका 3 दिया है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा, तो यम बराबर 15 तिया 45 ग्राम हो जाएगा, 45 ग्राम, 45 ग्राम, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसमें आप सबसे पहले अदिश और सदिश समझ लीजिए। अदिश राशि वह राशियां होती हैं जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, तो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और जिस भौतिक राशियां में हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो जैसे अब इसमें देख लो, द्रव्यमान दिया है, फिर गुरुत्वाकर्षण दिया है, फिर संवेग दिया है, फिर भार दिया है। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण भी एक दिशा की जरूरत होगी परिमाण के साथ साथ, संवेग में भी होती है, दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है, और भार में भी दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है।
तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि द्रव्यमान में दिशा की जरूरत नहीं होती है। प्रश्न संख्या 13, वह वस्तु जिसमें से प्रकाश किरणें नहीं गुजर सकती कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 अपारदर्शी, ऑप्शन नंबर 2 अर्धपारदर्शी, ऑप्शन नंबर 3 पारदर्शी, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर। तो इसमें आप सभी लोग जानते होंगे कि जिससे प्रकाश किरणें नहीं गुजर सकती उसको हम अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 14, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर कितना होगा या चंद्रमा की सतह पर उसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम। तो पृथ्वी के भार का 1/6 भाग चंद्रमा पर द्रव्यमान होता है। तो अगर चंद्रमा पर 10 केजी है तो यहाँ पर हो जाएगा दक्षक 60 केजी, यानी इसका उत्तर सही होगा ये। लेकिन इसका जो यूनिट लिखा है गलत लिखा है, इसका यूनिट किलोग्राम न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि दर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 1 दाब पर, ऑप्शन नंबर 2 तापमान पर, ऑप्शन नंबर 3 सतह क्षेत्र पर, ऑप्शन नंबर 4 भार पर। तो ये किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है सतह क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, सुषमा चाहती है कि उसके विद्यार्थियों में वृक्ष संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित हो। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा में वाद विवाद, ऑप्शन नंबर 2 है समूह चर्चा, ऑप्शन नंबर 3 है पोस्टर बनवाना, ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों को किसी पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने में सहायता करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि उसके वृक्ष संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, इसलिए बच्चों को किसी पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने में सहायता करना, यही सही होगा। मैंने अपने विद्यार्थियों से अपने पड़ोस में लोगों को होने वाली बीमारियों पर समूहों में सर्वेक्षण करने को कहा। यह सर्वेक्षण पाठ्य पुस्तक में उल्लिखित नहीं है। इस शिक्षण अधिगम रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? इससे समुदाय के साथ बातचीत का अवसर मिला, इससे बच्चों को सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ने में सहायता मिली, इससे बच्चों को आंकड़ा प्रबंधन समझने और मिलकर कार्य करने में मदद मिली, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित हैं। तो बताओ इससे कौन होगा? तो इससे समुदाय के साथ बातचीत का अवसर मिला, सही है। इससे बच्चों सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ने में सहायता मिली, ये भी सही होगा। इससे बच्चों को आंकड़ा प्रबंधन समझने में मिलकर कार्य करने में मदद मिली, सही है। लेकिन इससे समुदाय को मिली है, ना कि बच्चों को मिली है, इसलिए ऑप्शन गलत हुआ और यही आपका उत्तर सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आपातकालीन परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए प्रिया ने बच्चों से उनके अनुभव पूछे। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के अनुभव साझा किए। प्रिया ने प्रश्न पूछे, उनकी पूर्व समझ का आकलन किया तथा समाचार पत्रों की सड़क सुरक्षा विज्ञापनों, एलपीजी और बिजली बिल जैसे संसाधनों का उपयोग कर सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा? तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवनात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण कि मानवतावादी दृष्टिकोण। तो इसमें सही विकल्प होगा आपका नंबर 3 अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न देखते हैं। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं, उनके पास समय होता है। ऑप्शन नंबर 3 है ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 4 समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना स्वीकार किया जा सकता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। और फिर ये बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं, उनके पास समय होता है, ये भी जरूरी नहीं कि बुद्धिमान हो उनके पास समय होगा। ठीक है, ये भी गलत हो गया। ये सस्ता और सुलभ है, ये भी गलत हो गया। सही हुआ आपका ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ऑप्शन नंबर
2 है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से जोड़ना। ऑप्शन नंबर 3 संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर 4 पाठचर्या से बाहर जाना। तो पाठचर्या से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण ये भी नहीं हो सकता है। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से जोड़ना, तो ये भी नहीं है। लेकिन ये है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जा करके हम शिक्षण अधिगम में कक्षा प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध करने का तात्पर्य यही है कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाकर शिक्षण अधिगम करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को रमा ने सिखाया कि पिता माता और उनके बच्चे एकल परिवार बनाते हैं तथा यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो विस्तारित परिवार होता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है परिवार की परिभाषा गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है रमा अपने विद्यार्थियों के प्रति असंवेदनशील है। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी प्रकार सिखाया जाना चाहिए, तो इसमें ये भी नहीं होगा। और फिर परिभाषा गलत है, ये भी नहीं। असंवेदनशील वाली बात बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से ईवीएस कक्षा में कौन सी गतिविधियां हैं? ऑप्शन नंबर 1 है चित्रपटन। ऑप्शन नंबर 2 क्षेत्र भ्रमण। ऑप्शन नंबर 3 है श्यामपट्ट का उपयोग। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सब गतिविधियां ईवीएस कक्षा में होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या बच्चों के समग्र अधिगम का कारण बन सकती है यदि वह हो एकीकृत, समावेशी, विषयगत। अगर ये तीनों चीज है तो वो कारण बन सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक और संवेदनशील बनाना है। इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि यह एक अवैध कार्य है, ये गलत होगी। फिर सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे आजकल उन्हें कम देखते हैं, ये भी गलत है। और फिर ऑप्शन नंबर 3 है कि सपेरे सांपों को हानि नहीं पहुंचाते था, उनकी आजीविका समाप्त करने से पहले उन्हें वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। फिर चौथा है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी सपेरे सांपों को हानि नहीं पहुंचाते तथा उनकी आजीविका समाप्त करने से पहले उन्हें वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में मध्याह्न भोजन के समय के लिए कौन सा साधन सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका अधिगम शिक्षण से कोई संबंध नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगी। क्योंकि काहे नहीं संबंध है, जब स्कूल में खाना बन रहा है मध्याह्न भोजन तो उसका संबंध तो है ही। फिर दूसरा ऑप्शन दिया शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा अवसर है और संवेदनशील बनाना है। फिर ऑप्शन नंबर 3 है ये उन बच्चों के लिए है जो खाली पेट विद्यालय आते हैं, तो ये तो है ये नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर 4 है ये शिक्षण अधिगम का बहुमूल्य समय नष्ट करता है, तो ये भी नहीं है, क्यों नष्ट करता है। फिर ऑप्शन नंबर 2 है यही सही होगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा अवसर और संवेदनशील बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है स्कूल बैग का कम वजन। ऑप्शन नंबर 2 ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। ऑप्शन नंबर 3 ना समझ पाने के बोझ को कम करना। ऑप्शन नंबर 4 है ईवीएस पाठचर्या को आधा कर देना। तो इसमें बताओ क्या है? अब स्कूल बैग कम वजन कह दो तो बोझ के बिना सीखना हो जाए? नहीं, ये तो होगा नहीं। अब पाठ्य पुस्तक अध्यायों की संख्या कम कर दी जाए तो ये भी नहीं होगा। ईवीएस पाठचर्या को आधा कर दी जाए, यह नहीं हो सका। ना समझ पाने के बोझ को कम करना, यही आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न संख्या 27 है, EBS कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकें। ऑप्शन नंबर 2 उच्च और निम्न उपलब्ध वाले विद्यार्थियों को अलग कर उपचारात्मक शिक्षण देना। ऑप्शन नंबर 3 सहयोग के मूल्यों को विकसित करना तथा मिलजुल कर कार्य करते हुए प्रत्येक बच्चे की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर 4 है विद्यार्थियों को आसानी से प्रतिबंधित करना और कार्यभार कम करना। तो इसका ऑप्शन सही होगा सहयोग के लिए के मूल्यों को विकसित करना था मिलजुल कर कार्य करते हुए प्रत्येक बच्चे की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। बाकी सब आपके ऑप्शन गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते। बाला का पूर्ण रूप क्या है? ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट, ब्रेल एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट। तो बताइए आप लोग कौन सा होगा इसमें? इसका सही उत्तर होगा बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वैकल्पिक ढांचे से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 1 है विभिन्न भौतिक घटनाओं की पाठ्यपुस्तकीय व्याख्या। ऑप्शन नंबर 2 अवधारणाओं की औपचारिक रूप से स्वीकृत व्याख्याओं से भिन्न विचार। ऑप्शन नंबर 3 वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा वर्तमान में माने गए विचार। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों द्वारा दृढ़ता से धारण किए गए विचार। तो इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन? आप लोग थोड़ा सोचे विचार करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका उत्तर कौन सा सही है। इसका उत्तर सही है बी अवधारणाओं की औपचारिक रूप से स्वीकृत व्याख्याओं से भिन्न विचार। यही वैकल्पिक ढांचा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती यह एक क्या है बताइए? ऑप्शन नंबर 1 दिया मिथक, ऑप्शन नंबर 2 वैज्ञानिक तथ्य, ऑप्शन नंबर 3 रूढ़िबद्ध धारणा, ऑप्शन नंबर 4 अंधविश्वास। तो बताओ क्या सही होगा? इसका सही है कि यह एक मिथक है, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं भी मजबूत होती हैं, पुरुषों की तुलना में कमजोर नहीं होती है। ठीक है, ये आज मैंने 30 प्रश्न लाए थे जो आप लोग के सामने प्रस्तुत किए। यदि इसमें कुछ त्रुटियां होती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, उसमें सुधार किया जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, इससे मनोबल बढ़ेगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।